नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ नेता गणेश उइके, जो उनके केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे, उनकी निःशंसतापूर्वक पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ के नाम पर गोली मारकर हत्या कर दी। उनके साथ 3 अन्य साथी थे और जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। गणेश उइके की हत्या, जिसके बारे में आपने विगत दिनों कई मीडिया संस्थानों से सुन चुके हैं और समझ चुके हैं कि उनकी हत्या पुलिस ने की है सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ नेता के बतौर। जिस तरह से पुलिस खोजी कुत्ते की तरह अपने खुफिया विभाग के जाल को फैला दिया है और तमाम तरीके का चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए सीपीआई माओवादी के नेताओं की, उन नेताओं की जो सशस्त्र संघर्ष की बात करने के लिए आज भी तैयार हैं, उनके लिए कृत संकल्पित हैं, उनकी हत्या करने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है। इसमें किसी तरीके के भी संविधान को मानने की बात नहीं कही जा रही है और संविधान की दुहाई देने वाली यह सरकार जिस तरह से निःशंसतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक माओवादियों के उन नेताओं की हत्या कर रही है जो सशस्त्र आंदोलन के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संविधान की दुहाई देते हुए ही पिछले दिनों जिस तरह से रुपेश और सोनू दादा जो कि सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य रहे हैं, उन्होंने सरेंडर किया, हथियार के साथ सरेंडर किया और पूरी पार्टी को ही संशोधनवाद दलदल में ले जाने का जो उन्होंने प्रयास किया था, उस विफल होने के बाद उन्होंने लगातार फ़ोन नंबर जारी करके लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित किया। कई लोगों ने किया भी, लेकिन इसमें एक चीज़ जो साफ निकल के आई है कि पार्टी का बड़ा हिस्सा इनके साथ नहीं है और वह सशस्त्र संघर्ष जारी रखने के लिए आज भी कृत संकल्पित है। गणेश उइके हिडमा इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें गणेश उइके की हत्या ने कई चीज़ों को स्पष्ट किया है। गणेश उइके की जिनकी हत्या की गई है, उसने साफ दिखाया है कि यह अत्यंत ही कमज़ोर पृष्ठभूमि से आते थे। गणेश उइके ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जो परिवार की कई दिन भूखे रहने के लिए भी अभिशप्त थे। इस सरकार के दौर में उनका परिवार आज भी बुरी तरह से गरीबी और अत्याचार से, या कहें आप अगर तो सबसे पिछड़े तबके के लोग जो होते हैं गरीबी में, उनमें ये शुमार हैं। हिडमा के साथ भी यही मसला था, अत्यंत ही गरीब परिवार से वो आते थे। अगर हम एक आत्मसमर्पित माओवादी की बात करें तो उनका स्पष्ट कहना था, कई बार तो वह माओवादी में इसलिए कई लोग चले गए हैं कि कम से कम भरपेट खाना तो मिलेगा वहाँ। और इस तरीके से तो समाज का सबसे दमित तबका, सबसे शोषित तबका ही माओवादी पार्टी के आज झंडा बुलंद किए हुए हैं। यह कहने में कहीं से भी परहेज नहीं होना चाहिए। वे जैसा कि चारों मजेदार ने बार बार अपनी चीज़ों को स्पष्ट किया है और कहा है कि मध्यम वर्गीय नहीं बल्कि समाज के सबसे निचले तबके के लोग जब तक पार्टी में नहीं आएंगे, क्रांति संभव भारत में या दुनिया में कहीं भी नहीं है। इस बात को सीएम ने कई बार दोहराया है अपने दस्तावेजों में, अपने आलेख में। भारत इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण इकाई साबित हुआ है सीपीआई माओवादी के तौर पर कि इसके बड़े से बड़े नेता सरेंडर किए हैं, संशोधनवाद दलदल में चले गए हैं, गद्दार बन गए हैं। इसके बाद भी पार्टी की बुनियादी जनता, जो कि वास्तव में पार्टी क्रांति की उन्हें ज़रूरत है, वह पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए आज भी आगे बढ़ रहे हैं। गणेश उइके की हत्या कई सवालों को हल करती है, कई सवालों को चिन्हित करती है। आइए इन सवालों पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं गणेश उइके की हत्या किस दिशा की ओर संकेत कर रहा है। मजुमदार ने कहा था, एक क्रांतिकारी पार्टी के बिना क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती। जो पार्टी दृढ़ रूप से माओ विचारधारा पर आधारित है, आत्म बलिदान से प्रेरित लाखों लाख मजदूर, किसान व मध्यम वर्गीय युवाओं द्वारा गठित है, जिस पार्टी के अंदर आलोचना और आत्मालोचना का
पूर्ण जनवादी अधिकार है और जिस पार्टी के सदस्यों ने अपनी इच्छा से तथा स्वतंत्र रूप से अनुशासन को मान लिया है, जो पार्टी सिर्फ ऊपर का हुक्म मानकर ही नहीं चलती, स्वतंत्र रूप से हर एक निर्देश को जांचती है और क्रांति के हित में गलत निर्देश का खंडन करने में भी नहीं हिचकिचाती, जिस पार्टी के हर एक सदस्य अपनी इच्छा से काम चुन लेते हैं और छोटे से लेकर बड़े तक सबको समान महत्व देते हैं, जिस पार्टी के सदस्य किसी भी हालत में हताश नहीं होते, किसी भी क्रांतिकारी परिस्थिति से नहीं डरते, उसे हल करके दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते हैं, ऐसी ही एक पार्टी देश के विभिन्न वर्गों व लोगों के लोगों के एकताबद्ध मोर्चे का गठन कर सकती है। ऐसी ही एक क्रांतिकारी पार्टी भारतवर्ष की क्रांति को सफल बना सकती है। यह बात चारू मजुमदार ने आज से 60 साल पहले कहा था। गणेश उइके इस चीज पर पूरी तरह से खड़े उतरते हैं। उन्होंने जिस तरह से कई लोग जो वेणुगोपाल के कहने पर आत्मसमर्पण किए हैं या कई लोग उनके साथ समर्पण किए हैं हथियार के साथ, उन लोगों ने भी ये स्वीकार किया है कि लीडर ने कहा इसलिए हमने मान लिया। तो वे स्पष्ट तौर पर चारू मजुमदार के इस पार्टी लाइन के नहीं समझ पाए, उनके जो निर्देश था उसको आत्मसात नहीं कर पाए और नेताओं के कहने पर आत्मसमर्पण करने के लिए चले गए। जो भी स्थिति हो, लेकिन पार्टी ने जैसा कहा, चारू मजुमदार ने बार बार कहा कि क्रांति की जरूरत इस देश के बुनियादी गरीब, पीड़ित, दुखी, गरीब, आदिवासी महिलाओं की जरूरत है और ऐसे ही लोग मिलकर पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। गणेश उइके ऐसे ही पृष्ठभूमि से आते थे जहां पर कि बेइंतहा गरीबी, बेइंतहा जुल्म, बेइंतहा तकलीफ उनके सामने से गुजरी और वो खुद इसका भुक्तभोगी थे। गणेश उइके अपने एक पत्र में लिखते हैं अपनी माँ को कि किस तरीके से कई कई दिन भूखे पेट भी उनको सोना पड़ा था और ऐसे ही पृष्ठभूमि से आने वाले लोग आज पार्टी की झंडा बुलंद किए हुए हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आए हुए वेणुगोपाल जैसे लोग जो गद्दारी को अपना सरताज समझ रहे हैं और गद्दारी के इतिहास में अपना नाम अमर करने के बाद बिना किसी लज्जा के, बिना किसी शर्म के अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और सीपीआई माओवादी के तहत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। वे पुलिस के साथ हैं, पुलिस के पास हैं और उन्होंने जो वैकल्पिक रास्ता सुझाने का बात कहा था, हम जनता के लड़ेंगे लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे। आज जिस तरह से सीपीआई माओवादी को गंभीरतम नुकसान हुए हैं, इसके बाद जिस तरह से सरकार टूट पड़ी है आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटने के लिए, जिस तरह से आप पहाड़ को ढहा जा रहा है, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं और इसके बाद भी इन जैसे नेता जो कि अपने आप को वैकल्पिक रास्ता सुझा रहे थे, वे खामोश हैं, वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चाहे हसदेव जंगल का मसला हो या फिर किसी और मसला हो, तमाम जगह पर ये खामोश हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है जनता के लिए। यही कारण है कि जनता आज मजबूर है अपने हथियार को न डालने के लिए और लड़ने के लिए। बिरसा मुंडा के अनुयायी आज भी लड़ रहे हैं और अगर लड़ रहे हैं तो गणेश उइके इसका सबसे बड़ा प्रतीक है, जो वेणुगोपाल जैसे लोगों के बहकावे में न आकर पार्टी के झंडा को आज भी बुलंद करते हुए अपनी जान गंवाए हैं। हर मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है, उनकी मृत्यु कभी न कभी जरूर होगा। जिस देश में जिस संविधान को मानने वाले 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी की यह न्यायपालिका हत्या कर सकती है, पीने के लिए एक पाइप मांगने की पर दर्जनों बार बहसें कोर्ट में हो रही है, ऐसी सरकार से अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं तो एक सवाल छलावा कहीं न कहीं नजर आता है।
फादर स्टैन स्वामी की हत्या इसी न्यायपालिका ने, इसी सरकार ने, इसी कोर्ट में, इसी जेल में किया था। जिस सरकार ने गणेश उइके जैसे लोगों की हत्या की है और जो कि गरीब पृष्ठभूमि से आने के बाद भी संघर्ष को जारी रखे हैं। यही कारण है चारों मिजाज जो बार बार कहते रहे हैं कि केवल गरीब पृष्ठभूमि से जिनके लिए क्रांति अनिवार्य है, उनके लिए क्रांति के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा पा रहा है। उनके ही लोग सिर्फ क्रांति की बात कर सकते हैं, क्रांति की झंडा बुलंद कर सकते हैं। हिडमा उइके एक उदाहरण है और जो भी मध्यम वर्गीय क्लास से आए हैं वे कहीं न कहीं पीछे हटते चले गए, दमन के भय से या सरकार के लालच में आकर सरेंडर किए हैं, घर बैठ गए हैं या गद्दार बन गए हैं, मुखबिर बन गए हैं। पूरे अगर विश्व इतिहास को देखिए आप, अगर जिस तरीके से दुनिया भर में क्रांतिकारी संघर्ष तेज हुआ है, इसमें सबसे बड़ा 2 उदाहरण मौजूद है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण आपको है हमास। हमास पर हजारों लाखों लोगों की हत्या करने के बाद हमास को खत्म नहीं कर पाया। हमास के बड़े से बड़े लीडर को मिटाने के बाद भी इजराइल आज उसी हमास के नीचे घुटने टेकने के लिए मजबूर हुआ है। हमास के अलावा दुनिया भर में जो पार्टी मजबूती से खड़ी रही है वो है सीपीआई माओवादी। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिलते हैं या नहीं मिले हैं जहां पर कि पार्टी के लीडर ने अगर सरेंडर के लिए बोल दिया तो पूरी पार्टी ही सरेंडर हो गई। आप सोवियत संघ का उदाहरण ले सकते हैं। स्टालिन की शहादत के मृत्यु के बाद जिस तरीके से ख्रुश्चोव और अन्य लोगों ने पूरी पार्टी को ही दलदल में धकेल दिया, पूंजीवाद दलदल में, और इसके बाद से चीन में भी यही हुआ, पूरी दुनिया में यही हुआ। नेपाल में भी अभी हाल में आपने देखा इसी तरह से घटनाएं हुई। वहां तक कि एक भी पार्टी के लीडर के खिलाफ पार्टी का कोई भी वैकल्पिक लीडर उठ के खड़ा नहीं हुआ कि ये गलत पॉलिसी है, इसके खिलाफ बोलना चाहिए, और पूरी पार्टी ढह गई, खत्म हो गई। सोवियत संघ जैसी पार्टी, सोवियत संघ की जो यूएसएसआर की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, वो भी खत्म हो गई। उसके अंदर से भी कोई लीडर ऐसे उभर के नहीं सामने आए जो कि पूरी पार्टी को बचा पाते। इस संदर्भ में अगर देखें तो भारत की सीपीआई माओवादी एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में, जहां इसके बड़े से बड़े लीडरान गद्दार बन गए, पुलिस के मुखबिर बन गए, सरकार के चरणों में अपने हथियार डाल दिए। इसके बाद भी पार्टी के लीडर, पार्टी के नेतृत्व सरेंडर नहीं किया, पार्टी का कैडर सरेंडर नहीं किया और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से अपनी सवाल को उठा रहे हैं। उनकी लड़ाई में क्या कमियां हैं, क्या अधिकता है या कहाँ त्रुटि रही है, यह एक सवाल है जो पार्टी कहीं न कहीं अपने चालों में, अपने अध्ययन दरमियान हल कर लेगी या हल कर पाएगी। लेकिन यह जो सरेंडर नहीं करने की जो पॉलिसी है पार्टी का, सीपीआई माओवादी का, ये दुनिया के इतिहास में सबसे अनोखी घटना है, जहां की पार्टी के बड़े से बड़े लीडर, यहां तक कि इनके जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे मनोजुल्लाह वेणुगोपाल राव, जिनके की पृष्ठभूमि अगर देखें, अगर क्रांतिकारियों के परिवार से आए हुए रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने गद्दारी किया या फिर इन्होंने विश्वासघात किया या इन्होंने पूरी पार्टी को सरेंडर करने के लिए चौतरफा प्रयास किया, इसके खिलाफ पूरी पार्टी डट गई और हजारों कार्यकर्ताओं के शहादत के बाद भी, गिरफ्तारी के बाद भी पार्टी डिगी नहीं, डटी रही और अब वह नए तरीके से तैयारी करके लड़ रही है। पार्टी के खिलाफ कई तरह की अफवाहें चल रही है, उसके खिलाफ कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हजारों मीडियाओं के माध्यम से पत्रकार लोग नाच करके उसके लोग जो मारे जाते हैं उनको जश्न मना रही है या उछल करके बातों को रख रही है। इसके बाद भी पार्टी डिगी नहीं है, पार्टी लड़ रही है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि पार्टी के अंदर वह लोग
मौजूद हैं जिन्हें वास्तव में क्रांति करने की जरूरत है, जिन्हें क्रांति के अलावा और कोई विकल्प सामने नहीं है। यह सरकार भले ही संविधान की दुहाई दे रही है, लेकिन संविधान को ये सरकार कहीं से भी नहीं मान रही है। संविधान ही कहता है, जबकि अगर माओवादी की बात करें हम अगर, तो माओवादी संवैधानिक रूप से काम कर रही है, अपनी आवाज बुलंद कर रही है। माओवादी इस संदर्भ में एक उदाहरण है कि सरकार जो संविधान का सबसे बड़ा समर्थक है, भले ही सरकार या मीडिया इनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही, संविधान को नहीं मानते हैं, हथियार उठा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाएगा संविधान के सबसे बड़े संरक्षक, संविधान के सबसे बड़े उपासक, संविधान के सबसे बड़े समर्थक अगर कोई है तो सीपीआई माओवादी है, क्योंकि संविधान ने ही इनको हथियार उठाने का भी इजाजत दिया है। संविधान ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आप आत्मरक्षा में उन पर हमला कर सकते हैं, उनके लिए उनसे आप लड़ सकते हैं। और ठीक यही चीज वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन दिए, जुलूस किए, तमाम मांगे किए, लेकिन जब पुलिस आती है, जिस तरीके से आदिवासियों के घर उजाड़ती है या फिर आम लोगों के घरों को उजाड़ती है, बलात्कार करती है, हत्या करती है, घरों को लूट लेती है, जंगलों को, जमीन को लूट रही है, तो ऐसे में ये संविधान ही आत्मरक्षा के अधिकार का पृष्ठ पक्ष पोषण करता है। और यही कारण है कि सीपीआई माओवादी संविधान के सबसे बड़े समर्थक, सच्चे उपासक के तौर पर सामने हैं, मौजूद हैं। उनको संविधान विरोधी कहना सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा छल है, सबसे बड़ा कपट है। और ये सरकार जो संविधान की दुहाई देती है, लेकिन संविधान की एक भी बात नहीं मानती। यहां तक कि बलात्कार करने वाले कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देती है, जमानत पर रिहा करती है, और जो बलात्कार की शिकार पीड़िता होती है उसको ही जेल में डाल करके उसको प्रताड़ित किया जाता है। यह हमने देखा, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा किस तरह से भारत सरकार एक बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ डटकर खड़ी है और उसका पक्ष पोषण कर रही है। ऐसे में अगर कोई पीड़ित अगर हथियार उठाता है तो ये आत्मरक्षा कही जाएगी, ना कि संविधान का उल्लंघन। बल्कि यूं कहा जाए, सच्चे संवैधानिक वही लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हथियार उठा रहे हैं या लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि गणेश उइके जैसे लोग समाज में पूजनीय हैं, समाज में प्रेरणा के स्रोत हैं। और अगर हम और पीछे की बात करें हम अगर, तो भगत सिंह इस देश के युवाओं का, इस देश के लोगों का सबसे बड़ा मुकुट है, जो कि साफ साफ उन्होंने कहा है, सरकार अगर जनता की बात ना करे तो जनता को यह अधिकार है कि सत्ता को बदल दे। बहरहाल गणेश उइके अपने जीवन के 69वें वर्ष में थे, 69 साल, और उस दौर में उनकी मृत्यु हुई फर्जी पुलिस मुठभेड़ में। गणेश उइके जिस पृष्ठभूमि से आते थे वह पृष्ठभूमि अत्यंत ही दरिद्रतापूर्ण था, गरीबी से था, पीड़ाएं थी, और उसकी ही प्रतिफल गणेश उइके के रूप में हमारे सामने है, देश के सामने है। कई लोग गणेश उइके का सम्मान करते हैं, कई जो प्रतिक्रियावादी लोग हैं गणेश उइके की मौत पर, शहादत पर जश्न मना रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना के ही एक बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने एक कविता लिखा था गणेश उइके के बारे में। वो कविता आप सुनाना चाहेंगे ताकि ये समझ में आए गणेश उइके जैसे लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस भूख ने इनको उपजाया है, उसको समझ सके। इसके साथ ही इसमें एक चीज और गणेश उइके ने स्पष्ट किया है कि माओवादियों पर जो लगातार आरोप लगता रहा है कि माओवादी के नेता जो सेंट्रल कमेटी में रहते हैं वो अरबपति होते हैं, अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाते हैं, विदेश में पढ़ाते हैं, अगाध पैसे के मालिक होते हैं, इस झूठ को भी गणेश उइके ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है
कि माओवादी के नेता ना तो किसी झूठे पैसे पर पलते हैं और ना ही उनके बेटे विदेश में रहते हैं, ना ही वो अमीरों साथ जिंदगी जीते हैं। हिडमा के संदर्भ में भी यह चीज साफ हो गया था, गणेश उइके के संदर्भ में भी यह चीज साफ हो गया था। हम उनकी बात नहीं करेंगे जो मल्लजुल्ला वेणुगोपाल राव जैसे लोग रुपये के लालच में या अच्छे दिन आ गए के झांसे में आकर अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी करके सरकार के चरणों में हथियार को समर्पित कर दिए हैं। बहरहाल इन्होंने जो चेरुपुरु सुधाकर है, इन्होंने एक लेख के शक्ल में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है गणेश उइके के बारे में। हम चाहते हैं हमारे दर्शक इस लेख को जरूर सुने उइके के बारे में और वो क्या कह रहे हैं उनके बारे में। इन्होंने लिखा गणेश उइके के बारे में, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि उसका पुलिस से सामना हुआ था। मैं उसके गांव पले पल्लम गया और देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी अभी भी खड़ी है। उनका जन्म उसी घर में हुआ था। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर मैं उनके भाइयों से मिलने गया। उस समय घर जर्जर हालत में था। वह माओवादी पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन उनका जन्म एक गरीब चरवाहे परिवार में हुआ था। वे दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे, पशु चराते थे और भेड़ों की ऊन से कंबल बुनकर अपना जीवन यापन करते थे। वह पार्टी के भीतर एक सिद्धांतकार थे। सभी का कहना था कि वह जटिल सिद्धांतों को भी सरल भाषा में समझा सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि वह बचपन में ही ईसाई बन गए थे। उन्होंने यीशु के जन्मदिन पर ईसाई धर्म अपना लिया था। जिले की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। कई लोग उनके इलाके भी गए। आजकल किसी को गिरफ्तार करने का मतलब लगभग हर किसी को डराना धमकाना होता है। तेलंगाना आंदोलन के दौरान कई लोगों को कारावास और उत्पीड़न भी सहना पड़ा। इसलिए अब मुझे इन चीजों को देखने से डर नहीं लगता। मेरी राजनीतिक यात्रा तेलंगाना आंदोलन से शुरू हुई। जनता के लिए लड़ने का यह जज्बा आज भी मेरे भीतर मौजूद है। इसीलिए मुझ में अब भी सत्ता के अहंकार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस है। अब मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। साल खत्म होने में कुछ दिन ही बचे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस वर्ष को माओवादी मुक्त भारत वर्ष घोषित किया है, लेकिन सवाल यह है कि मुक्ति का अर्थ क्या है? क्या हथियार उठाने वाले लोगों को निष्क्रिय करने के नाम पर गोली चलाना ही एकमात्र तरीका है? निष्क्रिय करने का अर्थ है निहत्था करना और कानून के दायरे में लाना। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माओवादी नेता हिडमा की मां के पास जाकर कहते हैं, अपने बेटे को आत्मसमर्पण के लिए कहो, लेकिन फिर बातचीत की मेज पर बैठकर शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व है। हम पड़ोसी देशों में सैन्य शासन की आलोचना करते हैं, लेकिन अगर हमारे देश में हत्या को वैध कर दिया जाए तो लोकतंत्र के लिए यह कितना खतरनाक होगा। जब उनकी संख्या अब कम है तो इतने बड़े सैन्य अभियान की क्या आवश्यकता है? बातचीत के जरिए समाधान क्यों नहीं निकाला जा सकता? मुझे फिल्म अकाल राज की एक पंक्ति याद आ रही है, स्वतंत्र देश में तो मृत्यु भी एक उत्सव होती है भाई। लेकिन मोदी शासन के तहत यह मौत का त्योहार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। माओवादियों के साथ मेरे कई राजनीतिक मतभेद हैं। मैं उनके कई कार्यों का समर्थन नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को उन्हें मारने का अधिकार है। लेकिन अगर हमारे देश में हत्या को वैध कर दिया जाए तो लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक होगा। जब उनकी संख्या कम है तो इतने बड़े सैन्य अभियान की क्या आवश्यकता है? पाक हनुमंत ने सभी दलितों, आदिवासियों, गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है।
ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाना हमारा कर्तव्य है। पाक हनुमंतर को मैं प्रणाम करता हूं। चरुकुरु सुधाकर का यह बयान है। निश्चित तौर पर देश की सत्ता ने जिस तरह से देश की करोड़ों लोगों को आज 5 किलो अनाज पर टिका करके सत्ता की रोटी सेक रही है और जनता हर दिन त्राही त्राही कर रही है, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश के अंदर अराजकता का नया नया माहौल बनाया जा रहा है। नफरत की दुकानें खोली जा रही है और नफरत की आग न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में भारतीयों को बदनाम कर रही है। ऐसी सत्ता अगर बंदूक की भाषा में बात करती है, इससे किस भाषा में बात करनी चाहिए, सवाल है। और महत्वपूर्ण बात यह है, यह संविधान के तहत है और संविधान ही यह जनता को अधिकार देता है कि अगर आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़े तो यह अन्याय नहीं है, यह कानून सम्मत है। भगत सिंह को याद कर लीजिए और बिरसा मुंडा को याद कर लीजिए। यह समाज के सबसे बड़े प्रतीक हैं और उनके सबसे बड़े अनुयायी आज अगर कोई है तो सीपीआई माओवादी और उनके साथी हैं जो हर दिन हर आए दिन अपनी जान आहुति कर रहे हैं, अपने प्राण को इस देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। एक बार फिर कहना चाहूंगा, सीपीआई माओवादी के तहत अब जो भी कुछ है वह समाज के सबसे उपेक्षित, सबसे उत्पीड़ित, सबसे गरीब और सबसे ज्यादा जुल्म सितम सहने वाले लोगों का एक समूह है और इनको डिगा पाना इतना आसान भी अमित शाह के लिए नहीं है। यही कारण है कि कितने सारे अभियान अमित शाह या उसके पूर्ववर्ती सरकार चला चुकी है, लेकिन ना तो इन्हें खत्म कर सकी और ना ही इनको मिटा पाई। लेकिन एक चीज जरूर है, सीपीआई माओवादी के जो लीडर्स हैं, जो उनके कैडर्स हैं, जितनी बड़ी पैमाने पर मारे गए हैं वह भी अपने आप में अनोखा है। लेकिन लीडर्स या व्यक्ति के मारे जाने से कोई भी चीज समाप्त नहीं होती, बल्कि जनता की अगर जरूरतें समाप्त नहीं होती है तो लड़ाई भी कभी समाप्त नहीं होगी, भले ही वो किसी भी रूप में हो। यही कारण है दुनिया भर में जहां कहीं भी कम्युनिस्टों को खत्म कर दिया गया, उनकी पार्टी को नष्ट कर दिया गया, तो नेपाल में भी या फिर आप रूस की बात कर लीजिए, वहां पर भी या दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो वहां पर बेशक पार्टी समाप्त हो गई, पार्टी के अंदर से ऐसे लोग उभर के सामने नहीं आ सके जो गलत नीतियों का विरोध कर सके, लेकिन तो उन लोगों ने एक नई पार्टी का निर्माण किया है, नया संगठन का निर्माण किया है। यही कारण है भारत एक अनोखा देश है जहां पर कि सीपीआई माओवादी को समाप्त करने की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम गद्दारी और मुखबिरी के बावजूद, तमाम विश्वासघात के बावजूद, मल्लोजुल्लाह वेणुगोपाल जैसे लोगों के आत्मसमर्पण करने के बावजूद पार्टी डटी हुई है, पार्टी टिकी हुई है और हर दिन अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रही है या लड़ रही है या नई तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। अमित शाह के लिए अब ये नई चुनौती है। देखते हैं आगे क्या होता है और क्या घटनाएं घटती है। लेकिन हम इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे ये हनुमंतर यानी गणेश उइके ने अपनी मां को जो पत्र लिखा था, उस पत्र में किस पीड़ा का उन्होंने जिक्र किया था और किस तकलीफ को उन्होंने बयां किया था, इस पर थोड़ी हम बात करेंगे। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप इन सवालों पर किस तरह से सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। नमस्कार।